उस रात वो बामुश्किल 2-3 घंटे तक सो सकी थी। फिर फजर की अज़ान से भी पहले तैयार होकर वो डिप्लोमेटिक एन्क्लेव पहुँच गई कि हतीजा की बार-बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गईं। हतीजा उसे बाहर ही मिल गई। उसकी ऐनक के पीछे छुपी आँखें फ़िक्रमंद लग रही थीं। हया सादा शलवार कमीज़ और स्याह जैकेट में मलबूस थी। लंबे खुले बाल कानों के पीछे उड़ते हुए वो हतीजा तक गई। अब किधर जाना है? अंदर। ये शटल ले लेते हैं। ये तुर्किश एम्बेसी तक पहुँचा देगी। तभी एक उम्र रसीदा साहब और हाथून तेजी से शटल की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये अंकल आंटी भी तुर्किश एम्बेसी जा रहे हैं। हया जल्दी करें, हमें पहले 15 में से होना है। वो हया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी, फिर ख्याल आने पर पूछ लिया, अंदर आईडी कार्ड से एंट्री होगी। आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट लाई हैं ना? और हया का दिमाग भग से उड़ गया। वो रात इतनी डिस्टर्ब रही कि भूल ही गई कि पासपोर्ट पासपोर्ट तो मुझे आज मिलना था। वो तो अभी बना ही नहीं है। हया। खदीजा मुंह खोले हक्का बक्का उसे देख रही थी। नहीं, आई एम सॉरी। मैं और हतीजा, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। उसका सर घूमने लगा था। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? आप आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप खुद क्यों आई हैं? हाँ, आपकी वजह से मेरी स्कॉलरशिप भी रह जाएगी। इतना एहसास है आपको? वो फट पड़ी थी। और हया जो इतनी मगरूर और खुद पसंद थी, जिसकी शख्सियत से लिबास तक हर शय परफेक्ट होती थी और जिसकी मिसालें उसकी क्लास फेलोज दिया करती थी, वो एकदम रो पड़ी। आई एम सॉरी हतीजा, मेरे कुछ प्रॉब्लम से मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। मैं वो जल्दी जल्दी बेख्तियार उमड़ आने वाले आंसू साफ करने लगी। इट्स ओके हतीजा, आई एम सॉरी, मगर आप चाहें मैं कल ट्राई कर लूँगी। हतीजा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अपना आईडी कार्ड मुझे दें। जी? अपना आईडी कार्ड मुझे दें और वापस जाकर पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट उठा कर लाएं। उम्मीद है आईडी कार्ड से आपकी एंट्री हो जाएगी और हमारी बारी आने तक आप वापस पहुंच जाएंगी। मगर मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी में है और मुझे तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा और पासपोर्ट ऑफिस तो खुलेगा ही 9 बजे, जबकि एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। उससे फिक्रमंदी से कलाई पे बंधी घड़ी देखी। ये नामुमकिन है। मैं कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी कि पहले 15 में से हो सकूं। हया, मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। आप अभी से हार मान लेना चाहती हैं? लाएं, आईडी कार्ड दें मुझे। उन अंकल आंटी से पहले पहुंचना है। वो उसके हाथ में पकड़ा आईडी कार्ड झपटकर शटल की तरफ दौड़ती हुई चली गई। उससे आंखों के किनारे पहुंचे और भी कलाई पे बंधी घड़ी को देखा। क्या उसका वीज़ा लग जाएगा? या डॉली की बद्दुआ पूरी हो जाएगी और वो कभी तुर्की नहीं जा सकेगी? उसे कभी जीहान सिकंदर नहीं मिल सकेगा? मगर हतीजा ने कहा था, इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि खुद हार ना मान ले। और उसने सोचा वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बेदर्दी से आंखें रगड़कर वो गाड़ी की तरफ लपकी थी। बहुत रश ड्राइविंग करके वो पिंडी आई थी। तकरीबन 1 घंटा उसे बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। उदा उदा करके 9 बजे ऑफिस खोला तो वो अंदर भागी। शायद उसकी हिम्मत दिखाने का हौसला था। 10 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लिए ऑफिस की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी किसी गैर शनासा नंबर से कॉल आई। उसे किसी ख्याल के तहत फ़ोन उठा लिया। हेलो। हेलो हया, मैं हतीजा बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन तो बाहर भाई के पास है क्योंकि अंदर सेलफोन की परमिशन नहीं है। अभी एम्बेसी के गार्ड से फ़ोन लेकर 100 मिनटें करके कॉल कर रही हूँ। वो एक ही सांस में तेज तेज बोले गई। आप किधर हैं? बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं आ रही हूँ, मेरी एंट्री हुई। उससे गाड़ी में बैठकर चाबी इग्निशन में घुमाई। शुक्र है मैंने तेज भागकर उन अंकल आंटी को बाईपास कर लिया। मैं 14 नंबर पे थी और आपकी भी एंट्री करवा दी है। आपका 15वां नंबर है। लेकिन उन्होंने उन अंकल आंटी को रोक रखा है कि अगर आप ना आई तो उनका इंटरव्यू हो जाएगा। और वो आंटी मुसलसल तस्वीर पढ़ रही हैं। आप जल्दी से आ जाए। मैं आ रही हूँ, बस अभी ऑफिस टाइम है ना तो ट्रैफिक बहुत हैवी है। बस जल्दी से आ जाएं। ये बार बार पूछ रहे हैं कि मेरी दूसरी साथी किधर है। बस थोड़ी देर और। उससे एक्सीलेटर पे दबाव बढ़ा दिया। ट्रैफिक हस्बे मामूल बहुत फंसा हुआ था। बेपनाह रश, हॉर्न का शोर, बंद सिग्नल, फंसी हुई गाड़ियाँ। वो बार बार फिक्रमंदी से कलाई पे बंधी खड़ी देखती और फिर सुस्त रोई से चलते ट्रैफिक को बामुश्किल मरी रोड से निकल पाई तो सुकून का सांस लिया। मामूल की चेकिंग के बाद वो 11 बजे तक उस ओपन एयर लाउंज में पहुंच पाई जहां हतीजा थी। तुर्क रक्स, मखसूस तुर्क ब्लू आई और तुर्की के नक्शों से वो लाउंज सजाया गया था। हतीजा एक सोफे पर मुंतजिर परेशान सी बैठी थी। उसे देखते ही उठ खड़ी हुई।
शुक्र है आप आ गए हया। उन्होंने सबके इंटरव्यू रोक रखे हैं, पहले हमारा होगा। अच्छा, मगर क्यों? लेकिन क्यों का जवाब सुनने का वक्त नहीं था और फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया था। वो खुश शक्ल सा तुर्क डिप्लोमेट उनके इंतज़ार में बैठा था। वो हतीजा के आगे चलती हुई सामने हुई और अपनी फाइल शीशे की खिड़की के सुराख से अंदर दी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर उसका वीज़ा मुस्तरद हो गया तो? उस ऑफिसर ने उनकी फाइल्स उठाई, उनसे फॉर्म्स निकाले और फाइल्स वापस बंद करके रख दी। अगर उससे वीज़ा देना होता तो उनका इंटरव्यू करता, कुछ तो पढ़ता, कोई सवाल तो पूछता। मगर वो बस सरसरी सा फॉर्म को देख रहा था। तो क्या वो वाकई उसका वीज़ा मुस्तरद करने लगा था? फॉर्म पर एक निगाह दौड़ाकर उसे सर उठाए और संजीदगी से उन दोनों को देखा, जो बिना पलक झपके सांस रोके उसको देख रही थीं। आप किधर थी? मैं इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। उसे साथ ही मेज़ पे रखा एक कागज़ उठाया। मुझे सभांजी यूनिवर्सिटी ने ये लिस्ट भिजवाई थी। इसमें आपके नाम है ताकि मैं आपका वीज़ा लगा दूं। खैर, वीज़ा कल तक स्टैंप हो जाएगा। आप में से कोई एक कल आकर दोनों पासपोर्ट पिक कर ले, शाम 4 बजे तक। राइट? राइट। परत जज्बात से उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। दिल यूं धड़क रहा था, गोया अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो जैसे ही उसके ऑफिस से निकली, एक साथ रुक गई और एक दूसरे को देखा। आई एम सॉरी हया, आई एम सॉरी हतीजा। बायक वक्त दोनों के लबों से निकला था और फिर वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गई। फिर आखिर उसे यकीन आ गया था कि हाँ, वो वाकई तुर्की जा रही है। वो भी पूरे 5 माह के लिए। वो तुर्की जहाँ वो रहता है, वो जो हमेशा से उसके दिल के साथ रहा है। वेलकम मी ओ सभान जी। भाई तो चले गए थे मुझे ड्रॉप करके। मैं आपके सेल से उनको कॉल कर लूँ कि वो मुझे पिक कर ले। डिप्लोमेटिक इनक्लेव से निकलते हुए खतीजा ने परेशानी जाहिर की तो उससे मुस्कुराते हुए सर झटका। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी हतीजा। आप मुझे डीजे और तुम कह सकती हैं। श्योर। उससे पार्किंग में खड़ी कार का लॉक खोला। मुझे जिनास ऊपर जाना था। यूं ना करें कि कुछ शॉपिंग कर ले। आपने कुछ तो लेना होगा हतीजा। उसकी ताकीद के बावजूद वो तकल्लुफ खत्म न कर सकी। स्वेटर्स लेने हैं, वहाँ बहुत सर्दी होगी। फिर वहीं चलते हैं। साइनो शोर के बामुकाबिल चबूतरा खाली था, मगर दिन के वक्त वो इतना वीरान नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लगा था। और वो आवाज़, वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। और नीडल इम्प्रेशन पे सेल लगी है, आए कुछ देख लेते हैं। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ से कोई अच्छी शर्ट पीस ले आए, और आज तो सेल भी लगी थी। वो और हदीजा आगे पीछे शीशे का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। शॉप के अंदर वही मखसूस माहौल था, हीटर की गर्मी और बाहर की हुनकी का मिला जुला तासुर। जर सपाट लाइट से चमकती छत और हर तरफ शोकेसिस पे फैले कढ़ाई वाले कपड़े। वो महव सी स्टैंड्स पे लगे नामूने देखती आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। सामने वर्क टेबल थी, जिसके पीछे खड़ा मुस्तद सेल्समैन उसे देखकर फौरन मुतवज्जा हुआ था। जी मैम। ये पिंक वाला दिखाएं, जिससे वाइट एम्ब्रॉयडरी है। उससे उंगली से पीछे रोल किए हुए थान की तरफ इशारा किया। सेल्समैन ने गर्दन फेर कर देखा। मैम, ये मैंने सामने रखा है। ये सामने ही पड़ा है। वो उससे चंद फीट बाएं जानिब इशारा कर रहा था, जहाँ एक फैमिली खड़ी उसी कपड़े का मुआयना कर रही थी। ओह थैंक्स। वो चंद कदम चलकर बाएं जानिब आई, जहाँ मेज़ पे वो खूबसूरत कढ़ाई वाली शर्ट का फ्रंट पीस फैला हुआ था। हया के बिल्कुल बाईं तरफ खड़ा एक नौजवान सर झुकाए हाथ में कपड़े को मसल कर चेक कर रहा था। उसके साथ एक नफीस मोहम्मद सी खातून और एक कम उम्र ऊंची पोनी टेल वाली लड़की खड़ी थी। मम्मी, ये पिंक वाला ले लेते हैं। सानिया भाभी का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, ये उन पे सूट करेगा। क्यों भाई? वो अब नौजवान से राय ले मांग रही थी। हया ना चाहते हुए भी उनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। उससे बस यही जल्दी थी कि कब वो शख्स उस कपड़े को छोड़े और वो उसे देख पाए। इस वक्त भी गुलाबी शर्ट का कपड़ा उस शख्स के हाथ में था। उसने उस हाथ में यूं पकड़ रखा था कि उसकी हथेली वाली तरफ ऊपर थी। हया उसके हाथ में पकड़े कपड़े को देख रही थी। जब दफातन उसकी निगाहें कपड़े से उस शख्स की कलाई पे फिसलती गई, वो बुरी तरह चौंकी। उसकी कलाई पे कांटे का सुर्ख गुलाबी सा निशान था, जैसे जला हो या कोई बर्थ मार्क। बाप दो। वो उसके साथ ही खड़ा था, गुलाबी कपड़े को हाथ में मसल कर चेक करता हुआ। वो मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिली की तरफ मुतवज्जा था। वो यहाँ से उसका नीम रुख ही देख सकती थी। वो दराज कद था, रंग साफ और आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस से। चेहरे पे मतानत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट में मलबूस वो अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हया ने दोबारा उसके हाथ को देखा, जिसमें उससे कपड़ा पकड़ रखा था।
उसी पल उसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपनी जानिब खींचा। गुलाबी रेशम उसकी हथेली से फिसल गई। अब उसकी उंगलियां सामने थीं, जिसकी ऊपरी पोरों की कुदरती लकीर पे भूरी से लकीर पड़ी थी। उसे बेख्तियार शीशे में आई वो उंगलियां याद आईं। बहुत एहतियात से उसे इधर उधर देखा। हतीजा कदरे फासले पर खड़ी डमी का लिबास सीख रही थी। आसपास कोई उसके जानने वाला नहीं था। यकीनन वो यहाँ तमाशा कर सकती थी। पिंकी, उससे दांत सा करीब खड़े नौजवान की तरफ चेहरा करके आवाज से बुलंद पुकारा। वो अपनी बहन के समेत देख रहा था। उसे शायद सुना ही नहीं था। अलबत्ता उसकी बहन ने हया को अपनी जानिब देखता पाकर कुछ बोलते बोलते रुकी थी। पिंकी, उससे जरा जोर से पुकारा। कम उम्र लड़की ने नासमझी से उसे देखा। उसकी वालदा भी बेटी की निगाह के ताकुब में उसकी तरफ देखने लगी थी। उन दोनों की यूं रुककर हया को देखने के बायस उस नौजवान ने गर्दन मोड़ी। हया ने देखा, उसका चेहरा झुलसा हुआ था। झुलसे का निशान बहुत गहरा ना था, बस इतना कि आधा चेहरा साफ गंदमी रंग का लगता तो दूसरा हिस्सा गहरा सांवला। पिंकी, डॉली कहाँ है? वो सीने पे बाजू लपेटे बड़े तीखे अंदाज से बोली, और चूंकि वो उस नौजवान की आंखों में देखकर बोली थी तो वो जरा उलझ सा गया। सॉरी। मैंने पूछा है डॉली कहाँ है? कौन? मैं समझा नहीं। वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला। अगर आपके दिमाग पे चोट आने की वजह से आपकी याददाश्त खो गई है तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको याद करा देती हूँ। डॉली, आपका वो ख्वाजा सिरा दोस्त जिसके साथ मिलकर आप रोज ख्वाजा सिरा बने सड़क पर भीख मांग रहे थे। पिंकी नाम बताया था ना आपने अपना? नहीं। उसकी पेशानी शिकन रुदा हो गई। आंखों में गुस्सा धर आया, ताहम वो जरा बर्दाश्त करके बोला। मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। मगर मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। ये आपकी उंगलियों पर निशान मेरी गाड़ी की खिड़की के शीशे में पस्से के बायस से आए थे। मुझे याद है मिस्टर। आप कौन हैं और प्रॉब्लम क्या है आपको? वो लड़की मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मैं वो हूँ जिससे आपके इन भाई साहब को ख्वाजा सिरा बने देखा था। इट्स एनफ। उस नौजवान ने गुस्से से खड़का। मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रहा हूँ तो आप बेलगाम होती जा रही हैं। इससे आगे अगर आपने कोई फजूल कोई की तो अच्छा नहीं होगा। इतनी ही शराफत है आप में तो ख्वाजा सिरा क्यों बने हुए थे? किसी ने उसके हक में कहा तो वो चौंकी। हतीजा बहुत एतमाद से कहती उसके बराबर आन खड़ी हुई थी। हया को एकदम ही जैसे धाड़ सी मिली। आपका दिमाग खराब है? अपनी बहन को समझाएं। मेरे भाई से तारुफ का अच्छा बहाना ढूंढा है इन्होंने। लड़की भड़क कर बोली। शॉप में बहुत से लोग सब कुछ छोड़कर उनको देख रहे थे। तारुफ, माय फुट, जवाबन हतीजा भी ऊंची आवाज से बोली। आपके भाई को मैंने भी ख्वाजा सिरा बना देखा था। मैं अभी 10 और लोग ला सकती हूँ जो इस बात की गवाही देंगे। अजीब हाथून हैं आप, ख्वामहा तंग किए जा रही हैं। ये तारुफ के बहाने किसी और के सामने जाकर बताइए। सर, मैडम, शॉप का मैनेजर तेजी से उनकी तरफ आया था। प्लीज आप इधर तमाशा ना करें। दूसरे कस्टमर्स डिस्टर्ब। ओह, मेजर साहब। अब उसने उस नौजवान का चेहरा देखा तो शहनाज साई भरी हैरत से बोला। बहुत माजरत सर। आप मोहतरमा, वो हया की तरफ मुड़ा। आप प्लीज शोर ना करें। अगर आपने खरीदारी नहीं करनी तो आप जा सकती हैं। आप होते कौन हैं मुझे शॉप से निकालने वाले? अहमद भाई, चले हम ही चलते हैं। इनका तो दिमाग खराब है। लड़की ने हफ्की से उसे देखते हुए कपड़ा फेंका और पलटी। वो नौजवान एक तनफुर भरी निगाह उस पर डालकर अपनी माँ का शाना थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हया ने चौंक कर उसे देखा। अहमद भाई, मेजर साहब, तो क्या वो? तौबा है इन आजकल की लड़कियों की। वालदा साहिबा मुसलसल नापसंदीदगी से बड़बड़ाती निकल गई। वो लब पीछे खड़ी उन्हें जाते देखे गई। उसे उस आदमी के मेजर अहमद होने में कोई शुबा नहीं रह गया था। हया, इससे पहले कि ये मैनेजर हमें धक्के देकर निकाले, हम भी किसक लेते हैं। डीजे ने उसके करीब सरगोशी की तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। बाहर खुली फिजा में आकर उससे बेख्तियार कहा था, थैंक यू डीजे। और ये वो पहली दफ़ा था जब उससे हदीजा को उसके मारूफ नाम से पुकारा था। डीजे बेसाख्ता हंसी। मुझे पता था आप झूठ नहीं बोलती। आपने वाकई वही देखा होगा जो कह रही थी। मगर डीजे, मैंने वाकई से ख्वाजा सिरा बने देखा था। हया, आपने उसे बस ख्वाजा सिरा बने देखा था ना? हो सकता है वो सिर्फ एडवेंचर के लिए ऐसा बना हो। पता नहीं। उसे बेसारे से शाने उचकाए। चलो चलते हैं। वो आगे बढ़ गई। उसका दिल हर शय से उचाट हो गया था। 28 जनवरी को उसे एहतियात एयरलाइंस का टिकट ईमेल कर दिया गया, जिसका उसको प्रिंट आउट निकलवाना था। फिर उसी टिकट पर उसे 5 फरवरी की सुबह इस्तांबुल के लिए रवाना होना था। शाम में वो इरम से उसका ईवो मांगने ताया फुरकान के घर आई थी। उसका नेट काम नहीं कर रहा था और अप्पा भी ऑफिस से नहीं आए थे।
वरना उनका इस्तेमाल कर लेती। खदीजा का पैगाम आया था कि सभांची यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल का इलेक्ट्रिक फॉर्म पूर्ण करने के लिए भेजा है, सो वो ईमेल चेक कर ले। ताया फुरकान लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उसे आधा देखकर मुस्कुराए। आ गई ताया की याद। उन्होंने सफ़ा पलटते हुए नरमी से पूछा। जी। वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए उनके पास चली आई, वरना उस रोज़ की साइमा ताई की बातें अभी तक नश्तर की तरह चुभती थीं। फ्लाइट कब है? वो अखबार पे निगाहें मरकूज़ किए पूछ रहे थे। 5 फरवरी को। अपना ख्याल रखना। वैसे बेटियों को तनहा इतना दूर भेजना नहीं चाहिए। सुलेमान का हौसला है भाई। खैर, तुम तुर्की में अपने लिबास और इकदार का ख्याल रखना। सर से दुपट्टा ना उतारना, जैसे इरम नहीं उतारती। आखिरी फिक्रा कहते हुए उनके लहजे में फ़ख्र आया था। हया के हलक तक कड़वाहट खुल गई। जी बेहतर, मैं ज़रा इरम से मिल लूँ। वो जान छुड़ाकर अंदर आ गई। काश वो ताया फुरकान को बता सकती कि मगरबी लिबास जो वो यहाँ उनकी वजह से नहीं पहनती, वहाँ ज़रूर पहनेगी। उससे बहुत से टॉप्स और जीन्स खरीद कर अपने सामान में रख लिए थे। और रही सर ढकने की बात, तो वो खैर से सब हांची में सख्ती से हराम था। शुक्र इरम कमरे में नहीं थी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो बेदिली से उसके बेड पे बैठ गई। इरम शावर लेने में बहुत देर लगाती थी, सो मजबूरन उसे इंतज़ार करना था। दफातन सेलफोन की घंटी बजी। हया चौंकी। इरम का सेलफोन उसके साथ ही तकिए पर रखा था। उससे गर्दन झुकाकर देखा। सेलफोन की रोशन स्क्रीन पर एक नया पैगाम चमका रहा था, साथ ही भेजने वाले का नाम लिखा आ रहा था, हया सुलेमान। वो बेयकीनी से फ़ोन की स्क्रीन को देखी गई। क्या किसी ने इरम को उसके नंबर से पैगाम भेजा था, या इरम ने किसी का नंबर उसके नाम के साथ महफूज कर रखा था? हया ने मुख्तात निगाहों से बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और फ़ोन पे एक दो बटन दबाए। पैगाम लम्हे भर बाद खुल गया। मैं कॉल कर लूँ? सुबह से बात नहीं हुई। अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। ये दिल इतना मजबूत नहीं है जान। रिप्लाई। उससे जल्दी से पैगाम मिटाया और सेलफोन वापस सके पर उल्टा करके रख दिया। एक लम्हे में उसे सब समझ में आ गया था। इरम ताया फुरकान की स्कार्फ वाली बेटी, सर ढकने वाली बेटी, एक अदद बॉयफ्रेंड की मालिक थी, जिसे लोगों से छुपाने के लिए उससे हया सुलेमान का नाम दे रखा था। तभी वो उस रिश्ते पे खुश नहीं थी। हया को याद आया। वो मस्जिद बैठे बिना वहाँ से निकल आई। ईवो उसने ताया फुरकान से मांग लिया, मगर जाते जाते एक तंज और इस्तेसा भरी मुस्कुराहट के साथ उनको ज़रूर देखा था। काश वो इरम के हिजाब का पोल खोल सकती तो ताया की शक्ल देखने वाली होती। हिजाब ओढ़ना या निकाब करना किरदार की पुख्तगी की इलामत नहीं होती। उसने बेख्तियार सोचा था और तब वो ऐसा ही सोचती थी। सभांची यूनिवर्सिटी ने उसे उसके हॉस्टल के मुतल्लिक तरजीहात जानने के लिए एक सवालनामा भेजा था। लैपटॉप गोद में रखे वो बेड पे नींदराज दिलचस्पी से सवालात पढ़ती, सिर्फ अपना मूड बेहतर करने के लिए मज़ाक़ा खेज़ जवाब भेजने लगी। क्या आप अपने किसी हमवतन एक्सचेंज स्टूडेंट के साथ कमरा शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। उसकी उंगलियां तेज़ी से लैपटॉप की कुंजियों पे हरकत कर रही थी। क्या आप स्मोकिंग करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। ड्रिंक करती हैं? वो भी करती हूँ। आप किस किस्म की तबीयत की मालिक हैं? सख्त झगड़ालू और खूंखार। वो मुस्कुराहट दबाए जवाब लिख रही थी। जब सफ़ा ख़त्म हुआ तो उससे नेक्स्ट को दबाया। सोच रही थी कि अगले सफ़े के जवाबात पुर करके फॉर्म को मनसूख कर देगी। उस फॉर्म को जमा करवाने का उसका कतन कोई इरादा ना था, मगर जब नेक्स्ट दबाने पे अगला सफ़े की बजाय फॉर्म फिल करने का शुक्रिया, हम आपका डोम अलॉट करते वक्त आपकी दी गई तरजीहात का ख्याल रखेंगे, लिखा आया तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। लानत हो तुम सब पर। वो झुंझलाकर उठी और लैपटॉप एक तरफ रखा। फॉर्म सभांजी को जा चुका था और उसका पहला ही तासुर कितना बुरा पड़ा होगा वो जानती थी। उसकी पैकिंग अभी नामुकम्मल थी। उससे एक निगाह खुले सूटकेस से बिखरी अशिया पर डाली, फिर कुछ सोच कर बाहर आई। लाउंज खाली था। हया ने टेलीफोन स्टैंड पर रखी डायरी उठाई और सफ़े पलटने लगी। एस के सफ़े पे 4 सतूर में सबीन पुप्पो के घर का पता और एक फ़ोन नंबर लिखा था। उसे वह सफ़ा फाड़ा और तह करके मुट्ठी में दबा लिया। एक दफ़ा जिहान सिकंदर उसे मिल जाए, फिर वो उन बीते माहो साल का हिसाब ज़रूर लेगी। वो वापस बेड पर आकर बैठी और सामने लैपटॉप पे खुले पड़े मेल बॉक्स को देखा। वहाँ अब एक नई ईमेल का निशान जगमगा रहा था। नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। उससे कदरे उलझकर उस मेल को देखा और खोला। भला अब साइबर क्राइम सेल वाले उससे क्यों रब्ता कर रहे थे? सफ़ा खुल गया और वो जैसे जैसे पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गई। ये ईमेल साइबर क्राइम सेल से हया
कि उस मेल के जवाब में आई थी जो चंद रोज़ कबल उससे बात हो रही शिकायत भेजी थी और जिसमें उससे वीडियो का जिक्र किया था। अब उसके जवाब में हेल्प डेस्क ऑफिसर ने उसको एक बाकायदा कंप्लीट फॉर्म भेजा था, जिसको भरने के साथ साथ उसे अपना फ़ोन नंबर, घर का पता, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह लिखकर भेजने थे। ये फॉर्म एफआईआर के मुताबिक था, सो तमाम तफसीलात ज़रूरी थी। वो शक तक उस फॉर्म को देखी गई। अगर साइबर क्राइम सेल ने उसे जवाब अब दिया था तो प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल, वो मेजर अहमद का ऑफिस, वो सब क्या था? क्या उसे बेवकूफ़ बनाया गया था? क्या वो वाकई असली मेजर था या मगर फिर उसके पास उस वीडियो को मुकम्मल तौर पर इंटरनेट से हटवाने की ताकत और सो रसूख कैसे आया? वो उलझते ज़हन के साथ जल्दी जल्दी जवाब टाइप करने लगी। उसे साइबर क्राइम सेल को मुख्तसर अल्फाज में ये यकीन दहानी करवानी थी कि वो वीडियो अब हट चुकी है और वो अपनी शिकायत वापस ले रही है। उसे अब फौरी तौर पर उन खुफिया वालों से पीछा छुड़वाना था। मेल लिखकर उससे सेंड को दबाया और पुरसोच निगाहों से स्क्रीन को देखने लगी। मेजर अहमद का ताल्लुक साइबर क्राइम सेल से नहीं था, इस बात का उसको यकीन हो चला था। एयरपोर्ट पे डीजे बुरी तरह रो रही थी। उसके वालिदैन उसके साथ खड़े उसे तसल्ली दे रहे थे। हया कुछ देर तो उसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, फिर आजिज़ सी होकर कदरे फांसे पे जा खड़ी हुई और जैकेट की जेबों में हाथ डाले बड़े सुकून से डीजे को रोते देखती रही। आज उसने शलवार कमीज पे स्याह जैकेट पहन रखी थी और दुपट्टा मफलर की तरह गर्दन से लपेटा था। बस आज आखिरी रोज़ था, फिर तुर्की में वो अपनी मर्जी का लिबास पहनेगी और अपनी मर्जी से अकेली हर जगह घूमेगी, बिना रोक टोक, बिना ताया फुरकान या अब्बा की डांट के खौफ के। इस वक्त रात के 11:30 बजे थे। उनकी फ़्लाइट अगली सुबह 5 फरवरी की सुबह 4 बजे की थी। कितना रोती है ये, तुम ख्याल रखना इसका। सुलेमान साहब को डीजे के मुसलसल रोने पे कोफ्त होने लगी थी। जब तक वो वापस हुए, डीजे रोए जा रही थी। उसके आंसू तब जाकर थमे जब एहतियात एयरलाइंस की वो पाकिस्तानी नसीद ऑफिसर उनके पास आई और बहुत शाइस्तगी से उनको मुखातिब किया। मैडम, आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप्स सूटकेस से निकाल कर हैंड कैरी में रख लें, ताकि अगर आपका सामान गुम भी हो जाए तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स महफूज रहें। एਵੇਂ ही गुम हो जाए? हथेली की पुश्त से आंसू साफ करके डीजे ने गुस्से से कहा। वो सारा रोना भूल गई थी। हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना। मैम, यही बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात सामान गुम भी हो जाया करते हैं। कहीं ये ना हो कि बाद ऐसा आप किसी मसले से दो चार हो। वो उस सुर्ख एयरलाइन में काम करने वाली एक पाकिस्तानी लड़की थी और उनकी पहली बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट लेने के पेश नज़र कह रही थी। वो हया मान भी जाती, मगर डीजे अड़ गई। हरगिज़ नहीं, हमने इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना। प्लेन में आपको नहीं उठाना पड़ेगा। ऑफिसर की शाइस्तगी भरमी में बदलने लगी। प्लेन में जाने तक तो उठाना पड़ेगा, तो फिर तुर्की में आप पर अल्लाह ही रहम करे। वो पैर पटकती चली गई तो डीजे ने अपनी मुतवर्रम आंखों और फाताना मुस्कुराहट के साथ हया को देखा और उंगली से ऐनक पीछे की। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। हया बेख्तियार हंसी। उसे डीजे अच्छी लगी थी। फ्लाइट में उन दोनों को नशिश से एक ही कितार में मिली। दरमियानी रास्ते के दाईं तरफ जुड़ी थी नशिस्तों में से खिड़की के साथ वाली हया को मिली और रास्ते वाली नशिस्त डीजे को। दरमियानी नशिस्त खाली थी। क्या मज़ा ही आ जाए हया, अगर इस सीट पे कोई हैंडसम और चार्मिंग सा लड़का आकर। डीजे के अल्फाज अधूरे ही रह गए। एक भारी भरकम से पाकिस्तानी साहब जो अपने टू पीस में बेहद फंसे फंसे से लग रहे थे, इत्मीनान से चलते हुए आए और धप से उन दोनों के दरमियान में बैठ गए। हया ज़रा सा गहरा आरामदेह महसूस करके मज़ीद खिड़की की तरफ खिसक गई और हदीजा मुखालिफ समेत मुझे उस्मान शब्बीर कहते हैं, शेख उस्मान शब्बीर। अपनी भारी आवाज़ से खुशदिली से गोया हुए। नाइस। हया बज़ाहिर अपने छोटे से गोल्डन क्लच को खोलकर कुछ तलाश करने लगी। ये वही क्लच था जो दावर भाई की मेहंदी पे उसने गोल्डन लहंगे के साथ लिया था। गुड। डीजे ने मैगजीन उठाकर चेहरे के सामने फैला लिया। मैं तुर्की से आया हूँ, दरअसल वहीं रिहाइश पजीर हूँ। मेरी बीवी और बेटा भी वहीं रहते हैं। हया मज़ीद अपने पर्स पे झुक गई और डीजे ने मैगजीन चेहरे के इतना करीब कर लिया कि उसकी नाक सफ़ात को छूने लगी। मगर वो मेरा बेटा नहीं है, जानती हो वो किसका बेटा है? मज़ीद नज़रअंदाज करना बेकार था। हया ने रुख उस्मान शब्बीर की जानिब मोड़ा और डीजे ने बेसारी से मैगजीन नीचे कर लिया। आप बताएं, किसका बेटा है वो? उस्मान शब्बीर को शायद सदियों से किसी सामे की तलाश थी। वो अपनी दास्तान हयात फ़ौरन ही शुरू कर बैठे। डीजे मुसलसल जमाइयाँ रोक रही थी और हया शदीद मतली महसूस कर रही थी। वो कल सुबह की जागी हुई थी और अब उसके सुबह के 4:30 बज रहे थे। ऊपर से जहाज़ का सफ़र उससे डीजे के सामने ज़ाहिर नहीं किया था
कि वो पहली बार जहाज में बैठ रही है। आखिर डीजे क्या सोचती कि कैसी लड़की है, कभी हवाई सफ़र ही नहीं किया। अब क्या बताती कि कभी कोई ऐसी सूरत ही नहीं बन सकी। इस सब पे मुस्तसाद उन साहब की अलमनाक दास्तान जो मुख्तसर कुछ ऐसे थी कि वो और उनकी बेगम अरसा 30 साल से तुर्की में रिहाइश पजीर थे। चूँकि औलाद नहीं थी, इससे उन्होंने उस्मान साहब के कज़न का बेटा गोद लिया था। वो बेटा बेजा लाड प्यार से हादसा बिगड़ चुका था। सो इस सूरत हाल को संवारने के लिए उन्हें कच्चे खो में रिहाइश पजीर अपनी भांजी से उसका रिश्ता तय कर दिया था, जिससे 8वीं फेल भांजी साहिबा बहुत खुश और बेटा बहुत नाराज़ था। और उसके पेशतरी कि वो अपनी पाकिस्तान आमद की वजह बयान करते मेन्यू कार्ड्स आ गए। वो दोनों फिर से तासदम हो गई। मेन्यू पे कुछ नाम जाने पहचाने और कुछ उर्दू से मिलते जुलते थे। जीरा आलू विद कटलेट्स, पनीर जलफरेज़ी, सादा पराठा, तीखी बिरयानी वगैरह। हया ने डीजे की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। दरमियान में मौजूद भारी भरकम दीवार के बायस वो आगे होकर बैठी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या मंगवाएं। टर्किश फूड बहुत ज़बरदस्त होता है और तुर्क के लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। मैं बताता हूँ क्या मंगवाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुतसस्सिब सी हयात ने हथियार डाल दिए। बहुत बेहतर, बताइए। वो गहरी सांस लेकर पीछे होकर बैठ गई। पहले तो सयाडेत सलमाक मंगवाते हैं। ये रवायती तुर्क चावल हैं, सफ़ेद मछली, फ्राइड प्याज और काजू के साथ, मशरूम एंड चीज़ ऑमलेट, जीरा आलू। वो बहुत एतमाद से ऑर्डर लिखवाते गए, मगर जब खाना आया तो हया का दिल खराब होने लगा। खाने की खुशबू सूंघकर ही उसका जी मतलाने लगा। उस्मान शबीर बड़े बड़े लुक़मे लेते मज़े से खाना खा रहे थे। डीजे बामुश्किल एक चम्मच लेकर ही दूरी हुई। हया भी बदमज़ा हो गई थी। इतना फीका खाना उससे आज तक नहीं खाया था। बामुश्किल छककर उन्होंने बर्तन भरे कर दिए। उस्मान शबीर अभी तक पूरी दिलजमी से खा रहे थे। अजीब सी खुशबुएं उसके नथनों में घुस रही थीं। अगर यही तुर्क फूड था तो उसे लगा तुर्की में 5 माह वो भूखी रहेगी। ऐसा जी तो उसका डेवो बस में भी नहीं मतलाता था जैसे इधर हो रहा था। वो चेहरे पे दुपट्टा रखकर सो गई। इस्लामाबाद से पूरे 2.5 घंटे बाद उन्हें अबू सैबी एयरपोर्ट पर उतरना था। वहाँ कुछ देर का क़याम था, फिर इस्तांबुल। अबू सैबी उतरने से कबल खिड़की के पार ज़मीन की गोलाई में कटाव दिखाई देने लगा था। ज़मीन का वो कोरा इतना हसीन था कि उसकी सारी बेसारी और नींद भाग गई। वो महव सी यकटक वो मंजर देखे गई। अबू सैबी एयरपोर्ट पर उन्होंने टर्मिनल 3 पे लैंड किया था। इस्तांबुल की फ़्लाइट उन्होंने टर्मिनल 1 से पकड़ी थी, मगर पहले घर फ़ोन करना था। वो दोनों आगे पीछे तेज से चलती कॉलिंग कार्ड खरीदने गई। 5 यूरोज़ का इत्सलात का कार्ड खरीदा और फ़ोन बूथ की तरफ भागी। कितार में फ़ोन बूथ लगे थे। हया ने एक एक करके पहले दिनों पे कार्ड्स लगाने की कोशिश की, मगर कार्ड था कि डलने का नाम ना ले। उसे एयरपोर्ट पे फ़ोन बूथ इस्तेमाल करने का पहला तजुर्बा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हया, उस बंदे को देखो, जैसे ये कार्ड डाल रहा है वैसे ही डालो। डीजे ने उसे कोनी मारी तो हया ने पलट कर देखा। चौथे बूथ पे एक शख्स उसकी तरफ पुश किए अपना कार्ड डाल रहा था। हया को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है। सो वो डीजे का हाथ थामे उसके सर पे जा पहुंची। वो रिसीवर कान से लगाए नंबर मिला रहा था। प्लीज़ ये कार्ड डाल दें, मैं इसे डाल नहीं पा रही। हया ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। वो चौंक कर पलटा। वो स्याह रंगत, घुंघराले बालों और ऊंचे कद का नस्लन हबशी था। उससे एक हाथ से कार्ड लेते हुए उन दोनों लड़कियों पे निगाह डाली। एक स्याह लंबे बालों और बड़ी आंखों वाली खूबसूरत सी लड़की जो जैकेट की जेबों में हाथ डाले खड़ी थी। दूसरी बड़े चश्मे और ढीली पोनी वाली लड़की जिसे स्वेटर तय करके बाजू पे डाल रखा था। दोनों मुत्तसिर सी उसे देख रही थी। अच्छा, मैं ज़रा बात कर लूँ फिर। उसे शायद कान से लगे रिसीवर में कोई आवाज़ सुनाई दी थी, तभी रुख मोड़ गया। वो दोनों उसी तरह खड़ी उसे देखती रहीं। उनसे वो अंग्रेज़ी में मुखातिब हुआ था, मगर अब फ़ोन पे अरबी में बात कर रहा था। डीजे तो बोर होकर इधर उधर देखने लगी, मगर शरिया एंड लॉ के 5 वर्षों ने हया को अरबी अच्छी तरह से सिखा दी थी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपने एलएलबी के पहले बरस उनको अरबी ही सिखाई जाती थी और उनकी क्लासेस में अल्जेरियन और मिस्री उस्ताद उन्हें अरबी में ही लेक्चर दिया करते थे। मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ। वो अब रुख फेरते कदरे परेशानी से कह रहा था। हाँ, शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। तुमने हारिस को डॉक्टर को दिखाया? अच्छा, क्या कहता है डॉक्टर? कर दूंगा पैसों का इंतज़ाम, कहा जो है। बार बार एक ही बात मत दोहराया करो जाहिल औरत। तहश से उसकी दबी दबी से आवाज़ बुलंद हुई। हाँ,
मेरी अब्दुल रहमान से बात हो गई थी। उसी के काम के लिए ख्वार हो रहा हूँ, मगर वो ज़्यादा रकम नहीं देगा। एक जगह और भी बात की है। उससे रुककर कुछ सुना और फिर मज़ीद झुंझलाहट से बोला, अच्छा, फ़ोन रख रहा हूँ, मरहबा। उससे खटाक से फ़ोन रखा और उनकी तरफ पलटा। सॉरी गर्ल्स। वह मुश्किल चेहरे पर बशाशत लाते हुए वो अब उनका कार्ड लगाने लगा। पहली ही कोशिश कामयाब हो गई। वो शायद कार्ड को उल्टा पकड़ रही थी। लीजिए। स्याह फॉर्म ने रिसीवर उसकी तरफ बढ़ाया, फिर उनसे हटकर दूर चला गया। बस एक एक मिनट की कॉल करेंगे। हया ने नंबर मिलाते हुए टीजे को तंबी की। सुलेमान साहब ने पहले ही घंटे पे फ़ोन उठा लिया। वो चुप हुई कि नहीं? तोबा, कितना रोती है। जी जी अब्बा जी, वो चुप हो गई है। और फिर जल्दी जल्दी अपनी हैरियत बताकर फ़ोन बंद कर दिया। टीजे ने भी बामुश्किल एक ही मिनट घर बात की। बाद में बकिया रकम देखी तो बामुश्किल 1 यूरो इस्तेमाल हुआ था। बाकी 4 यूरोज़ का बैलेंस अभी मौजूद था। दोनों अपनी उजरत और कंजूसी पे खूब पछताई कि अब अबू सहबी से निकलकर तो ये कार्ड किसी काम का नहीं था। हया ने उसे अपने गोल्डन पाउच में डाल लिया। अब उन्हें अपना सामान लेना था। वहाँ बहुत से टायर्स चल रहे थे। हर टायर पे बैग्स और सूटकेस गिटार में रखे हुए चले आ रहे थे। उन्हें कतन इल्म नहीं था कि अपने बैग्स को कहाँ तलाशें। वो दोनों बदहवासी से एक टायर से दूसरे की तरफ भागने लगी। टीचे का थोड़ी देर में ही सांस फूल गया। तभी हया को एक जगह अपने स्याह सूटकेस का गुमान गुजर था तो वो डीजे का हाथ खींचकर उधर भागती और करीब से देखने पर वो किसी और का बैग निकलता तो कभी डीजे अपने भूरे थैले को पहचान कर चिल्लाते हुए एक तरफ छोड़ती, मगर उस पर किसी और का नाम दर्ज होता। हया बताओ, अब बैग्स कहाँ से ढूंढे? डीजे ने परेशानी से उसे देखा। उसका सांस सूखने की तरह चल रहा था। हया ने बामुश्किल थूक निकली और चेहरे पे आते बाल कानों के पीछे अड़ से। अब सच बोलने का वक्त था। डीजे, मुझे सच में समझ नहीं आ रही। मैं आज जिंदगी में पहली बार जहाज में बैठ रही हूँ। डीजे ने चंद लम्हे उसका चेहरा देखा, फिर अपनी हथेली उसके सामने फैलाई। हाथ मारो, मैं भी आज पहली दफा जहाज में बैठी हूँ। हया ने जोर से उसके हाथ पे अपना हाथ मारा और दोनों हंस पड़ी। काफ़ी देर बाद उनको टायर्स की लिस्ट नजर आई जिसपे हर फ्लाइट के मखसूस टायर का नंबर दर्ज था। फ्रिज से कर 2 मिनट में ही अपना मतलूबा टायर मिल गया। सामान लेकर हया इतनी थक चुकी थी कि जब डीजे ने वहीं एक जगह चमकते फर्श पर बैठने को कहा तो वो अपना सारा नखरा और गुरूर बलाए ताक रखकर उधर ज़मीन पे बैठ गई। अपने बैग्स के साथ वो दोनों अब मज़े से फर्श पे बैठी हर आते जाते को देख रही थी और इर्द गिर्द मुहसिब नफीस लोग हैरत से उनको देखते हुए गुजर रहे थे।